हेलो स्टूडेंट्स, सर्वोत्तम डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। अब हम सर्वोत्तम डिफेंस एकेडमी में मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश टीचर हूँ इसलिए मैं इंग्लिश की ही बात करूँगा। जैसा कि आपको पता है, एयरफोर्स और नेवी की जो डिफेंस की हम जब बात करते हैं तो मोस्टली जैसे एयरफोर्स और नेवी, जो भी बच्चे तैयारी करते हैं एग्जाम की, तो जाहिर सी बात है उन बच्चों को थोड़ा सा ये नॉलेज होना जरूरी है कि किस तरह का एग्जाम का पैटर्न होता है और एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। ठीक है ना। तो एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना जरूरी है और पैटर्न के साथ उसका सिलेबस भी पता होना जरूरी है। सिलेबस का मतलब कौन कौन से आपके कंटेंट्स, कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंग्लिश में आपके जो एग्जाम्स हैं एयरफोर्स और नेवी के, उनमें आपके टच करते हैं। यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैटर्न का मीन्स क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं टेंस की, तो टेंस से 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रपोजिशन के 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किस पैटर्न से किस सिलेबस में कौन कौन से कंटेंट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं और जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैटर्न का मतलब है कि उन टॉपिक से कितना वेटेज है, किस टॉपिक का, कितने मार्क्स के किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक से मैं आपको मोस्ट ऑफ रफली बताता हूँ, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब हम सिलेबस की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस में हम कैसे क्या क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में। और हम बात करें पैटर्न की, तो पैटर्न में आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं कि टेंस से आपके डेफिनेटली, जैसे एयरफोर्स की हम बात करते हैं तो टेंस से आपके 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निश्चित होता है, डेफिनेट होता है। नेवी में हम बात करते हैं तो 2 तो पूछे जाएंगे, हो सकता है कई बार प्रोबेबली ऐसी प्रोबेबिलिटी बनती है कि 3 क्वेश्चन भी पूछ लें आपसे टेंस से। ठीक है, तो जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं आगे टॉपिक वाइज धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाएंगे तो हर टॉपिक का मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, हर टॉपिक का आपको क्राइटेरिया भी बताऊंगा कि इस टॉपिक में क्या क्या तो हमें पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में टच होंगी। ठीक है, और उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, चाहे एग्जाम एयरफोर्स का हो चाहे नेवी का हो। ठीक है, इस चीज को मैं आपको बताते हुए चलूंगा। सिलेबस की हम बात करेंगे तो अभी स्टार्टिंग में मैं आपको सारे कंटेंट्स बता दूंगा कि कौन कौन से कंटेंट्स इंग्लिश में अपने इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से कंटेंट्स हमें पढ़ने हैं एग्जाम के पर्पस से। राइट, तो हम जैसे मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि एयरफोर्स और नेवी, एयरफोर्स में आपको पता है कि मतलब जो एग्जाम है उसमें मैथ्स, फिजिक्स, एक्स ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, एयरफोर्स का ग्रुप एक्स, मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश की हम बात करते हैं, मैथ्स में यहाँ पे 25 क्वेश्चन, फिजिक्स में यहाँ पे 25 क्वेश्चन, और जब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की तो इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऑलराइट, इंग्लिश में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 20। तो एयरफोर्स में आपके 20 मार्क्स के लिए आपको इंग्लिश पढ़नी है। नेवी की हम बात करते हैं तो नेवी में 4 पार्ट्स होते हैं। एग्जाम जो होता है आपके 25 मार्क्स की आपकी नेवी, हम नेवी में SSR और AA की बात कर रहे हैं। ठीक है, SSR AA की बात कर रहे हैं। 25 मार्क्स का आपका जो होता है इसमें फिजिक्स होता है, 25 मार्क्स का आपका इसमें क्या होता है? मैथ्स होता है, 25 मार्क्स का आपका इसमें GS होता है, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन जिसको हम बोलते हैं। जनरल स्टडीज में आपके सभी सब्जेक्ट आते हैं। जैसे आपके कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होंगे। ये मैथ्स जो होगी, ये मैथ्स अलग होगी। ये मैथ्स आपकी टेक्निकल वाली मैथ्स है जो 11th-12th में आप पढ़ते हैं। ये मैथ्स आपकी कंपटीशन वाली मैथ्स है जो आप कंपटीशन में 10th लेवल तक की मैथ्स है। ठीक है, ये आपकी 11th और 12th वाली मैथ्स है। इसमें रीजनिंग भी होगी, इसमें जीके, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, जो भी इकोनॉमिक्स, जो भी क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस फिक्स होते हैं। साथ ही इसमें जीएस यानी जनरल साइंस। ठीक है,
25 की फिजिक्स, 25 का मैथ्स, 25 का जीएस आपके होगा जनरल स्टडीज, और जीएस में जनरल साइंस भी होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाली जीके भी होगी, और थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन मैथ्स के, 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग्स के भी होंगे। ये मैथ्स कंपटीशन वाली होगी, 10th लेवल वाली मैथ्स होगी, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स, मैथ्स, जीएस और 25 क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो होते हैं इंग्लिश के। तो आपको यहां ये तो पता चला कि इंग्लिश का एग्जाम, एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम के पैटर्न्स में इंग्लिश का रोल क्या है। यहाँ आपके 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंग्लिश के, यहाँ आपके 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंग्लिश के नेवी में, ठीक है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप 20 क्वेश्चंस के लिए आपको इंग्लिश पढ़नी है, नेवी एसएसआर डबल ए 25 क्वेश्चंस के लिए इंग्लिश पढ़नी है। अब ये जो है आपको इसमें इंग्लिश के मोस्ट ऑफ, लगभग ये लगा लो कि सारे टॉपिक कवर करता है, प्लस वोकैब का भी पोर्शन इसमें होता है, वोकैबुलरी का भी पोर्शन होता है। तो आपको 20 मार्क्स या 25 मार्क्स के लिए सारी इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और अब मैं आपको बता देता हूं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश आपको पता है, इंग्लिश जो वर्ड है, इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है और इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है। इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है, लैंग्वेज यानी भाषा, और भाषा का काम क्या होता है, भाषा का काम क्या होता है, आमतौर पर भाषा वही होती है जो एक व्यक्ति अपने विचार या अपनी भावना या अपनी थॉट्स, अपनी जो बातें होती हैं, जिस माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। तो जो माध्यम कहलाता है दैट इज लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड भाषा, उसे लैंग्वेज कहते हैं। तो इंग्लिश को हम लैंग्वेज के रूप में भी यूज करते हैं और इंग्लिश को हम सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ते हैं। जब हम इंग्लिश को सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, हर सब्जेक्ट की अपनी थीम होती है, हर सब्जेक्ट के अपने रूल्स होते हैं, हर सब्जेक्ट का अपना पैटर्न्स होता है, हर सब्जेक्ट के अपना सिस्टम होता है। तो जब हम इंग्लिश को सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में जितने भी टॉपिक्स, कंटेंट्स हैं, उन सब के रूल्स जो भी बनते हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि, और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो किसी भी लैंग्वेज को, लैंग्वेज तो देखो एक सिंपल लैंग्वेज भी हो सकती है कि बस हमें तो क्या गलत है क्या सही है इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस अपनी बातें हैं जो सामने तक पहुंचानी है, वो भी आपकी लैंग्वेज ही है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक सिस्टेमैटिक लैंग्वेज के लिए हर लैंग्वेज की ग्रामर होती है। कोई भी लैंग्वेज, हिंदी हो चाहे लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हो चाहे कोई और लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज की ग्रामर होती है। वो ग्रामर जो है उस लैंग्वेज का सिस्टमैटिक तरीके से बताती है कि कैसे कैसे यूज किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जितने भी ग्रामर है, तो हर ग्रामर के जो ग्रामर, लैंग्वेज की ग्रामर है, उस ग्रामर के रूल्स ही होते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली वो जो रूल्स होते हैं वही रूल्स हम उस सब्जेक्ट के रूल्स होते हैं। क्योंकि हम इंग्लिश को लैंग्वेज के रूप में भी पढ़ रहे हैं, यानी कि इंग्लिश जो हमारी लैंग्वेज के रूप में भी काम आ रही है, लैंग्वेज, और दूसरा इंग्लिश जो हमारी है वो सब्जेक्ट के रूप में भी काम आ रही है, और हम दोनों रूप में इंग्लिश को पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लैंग्वेज को आप कैसे इंप्रूव करते हैं। लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करते हैं? लैंग्वेज प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। जितनी मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करोगे उस चीज को, उतना ही आप इंप्रूव करोगे। और दूसरी बात, हम इसकी ग्रामर की बात करते हैं तो इंग्लिश की जो ग्रामर है, इंग्लिश की जो ग्रामर है, इसके जितने भी रूल्स बनते हैं वो सारे रूल्स मैं आपको हर टॉपिक वाइज, हर कंटेंट्स, हर टॉपिक वाइज आपको समझाऊंगा। सारे रूल्स आपको समझने हैं। तो अगर आपने इसके रूल्स समझ लिए तो एग्जामिनर किसी भी प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप कहीं पे भी गलत नहीं करोगे, आप सही करोगे बेसिकली, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है ये चीज कि आपको लैंग्वेज को इंप्रूव करना है और सब्जेक्ट पे कमांड करनी है। इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज भी सब्जेक्ट भी, तो आपको दोनों पे कमांड करनी है, एक लैंग्वेज पे भी कमांड करनी है प्लस आपको सब्जेक्ट पे भी कमांड करनी है। तो आपको उस इंग्लिश की ग्रामर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उस इंग्लिश के ग्रामर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर के जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं, कंटेंट्स हैं, वो आपको बारीकी से सारे अच्छे से समझने पड़ेंगे। और साथ ही साथ उस ग्रामर को अप्लाई करने के लिए, यानी कि किसी भी लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है, इंग्लिश जो है, उसकी ग्रामर को अप्लाई करने के लिए उसका क्या जरूरी है? आपको उसका शब्दकोश भी आना चाहिए, आपको उसकी वोकैबुलरी भी आनी चाहिए। अगर आपका वोकैब स्ट्रांग है और आपकी ग्रामर पे भी कमांड है
तो आप इंग्लिश को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपकी सिर्फ ग्रामर पे कमांड है, वोकैब आपकी आती नहीं है, तो आप इंग्लिश पे कैसे कमांड मतलब इंग्लिश जो है उसको कैसे अच्छा कर लोगे। तो जरूरी है कि इंग्लिश के जो दोनों हिस्से हैं, अहम हिस्से हैं, वो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और दोनों को आपकी कमांड होनी चाहिए। वोकैब आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और साथ ही साथ में ग्रामर पे भी आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। अब हम आपसे बात करते हैं कि जो इंग्लिश, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, बेसिकली हमारे राजस्थान में तो ये कहा जाता है कि बच्चे स्टार्टिंग से इंग्लिश को एक टफ सब्जेक्ट समझते हैं, बहुत बड़ा बवाल, बहुत बड़ा एक अलग ही सब्जेक्ट समझते हैं उसको, कि नहीं समझ आने वाला, मतलब अपनी रेंज से परे समझते हैं उसको। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सबसे वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स में सबसे आसान सब्जेक्ट इंग्लिश है। ये हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। आप हमसे जुड़े रहोगे, आप रेगुलर डेली की हमारी क्लास लेते रहोगे, आप खुद लास्ट तक जब आप पढ़ते चलोगे, आपको लास्ट में खुद ये चीज फील होगी कि वाकई इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट्स। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा आसान सब्जेक्ट इंग्लिश है। बस जरूरी है आपको थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने की आपके अंदर थोड़ी सी डिजायर होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट में होना चाहिए। आप बड़े क्यूरियोसिटी के साथ, बड़ी डिजायर के साथ अगर इंग्लिश को पढ़ते हैं तो आपको बहुत आसानी से, बारीकी से एक एक चीज क्लियरली समझ में आएगी। मैं गारंटी देता हूं, आप अगर ये कहते हैं कि सर ये टॉपिक या ये आज तक समझ में नहीं आया, स्कूल में मैंने बहुत पढ़े थे, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, मेरे समझ में ही नहीं आया, समझ से ही पढ़े थे, मैं गारंटी देता हूं आपके हर टॉपिक क्लियर होते जाएंगे, हर टॉपिक। और समझाऊंगा भी उस तरीके से जो तरीका आपको सबसे आसान लगे। हाँ, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूंगा, लेकिन वो लेवल आपका बिल्कुल हाई लेवल तक आ जाएगा। उस लेवल से उठाऊंगा कि जिस लेवल से 5th 6th के बच्चे होते हैं ना, अगर वो भी आपके साथ पढ़ें तो वो भी उसको आसानी से समझ पाएंगे। और उस लेवल तक छोड़ूंगा कि आपने अगर उस लेवल तक क्लियर कर लिया इंग्लिश को, तो आप बड़े से बड़े, चाहे आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे आपका स्टेट पीसीएस का भी कोई एग्जाम दोगे, या बड़े से बड़े किसी का भी एग्जाम आप देते हो, किसी भी एग्जाम में मैं गारंटी देता हूं उस चीज को आप अप्लाई कर लेना। अगर आपके क्वेश्चंस का आंसर आपके पास नहीं हो तो इस चीज की हम गारंटी देते हैं। आप सिर्फ उस चीज को अप्लाई करना, आपको हर क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप ये तो समझना मत कि सर पता नहीं कितने जल्दबाजी में पढ़ा देंगे और क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा हमारे तो, और इंग्लिश से शुरू से ही इंटरेस्ट कम रहा है। अब मैं आपका इंटरेस्ट भी जगाऊंगा और आपकी चीजें भी क्लियर करूंगा और आपको इंग्लिश सब्जेक्ट को सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट भी साबित करूंगा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे सर्वोत्तम डिफेंस एकेडमी में जितने भी बच्चे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, जितने भी बच्चे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, सभी बच्चों के, चाहे एयरफोर्स में उनका सिलेक्शन हुआ हो, चाहे उनका नेवी में सिलेक्शन हुआ हो, सभी बच्चों ने जो हाईएस्ट मार्क्स गेन किए थे वो सभी ने इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स पाए थे, सभी बच्चों ने। एयरफोर्स की हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मैथ्स और फिजिक्स में से 25 आउट ऑफ 25 का होता है, फिजिक्स मैथ्स 25, उसमें से 16, 17, 18, 19 मार्क्स लेके आए, 20 प्लस भी लाए एक दो बच्चे, कुछ बच्चे। तो आपको ध्यान, लेकिन इंग्लिश की जब हम बात करें, देखिए एयरफोर्स की बात करें, 20 मार्क्स आते एयरफोर्स में, 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है, उसमें से बच्चों के 18 प्लस 7 5 मार्क्स, 17 प्लस 7 5, 16 प्लस 2 5, 80 मार्क्स, 17 प्लस 50 मार्क्स, इतने मार्क्स आए। अब किसी का भी रिजल्ट उठा के देख लेना, आउट ऑफ 20 बता रहा हूं मैं आपको, यानी कि किसी बच्चे ने टोटल 20 में से 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, क्वेश्चन नहीं किया, उसका 19 में से 18 क्वेश्चन सही हैं। 18.75 का मतलब क्या होता है, 1/4 नेगेटिव होता है आपका। इसका मतलब क्या होता है कि आपके 19 में से 18 क्वेश्चन सही हैं और सिर्फ एक क्वेश्चन जो गलत था उसका 1/4 आपका कट गया, तो आपके 18 + 7 5। आप मानिए कि उस बच्चे ने 20 में से 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 19 में से 18 क्वेश्चन उसके राइट थे। दैट इज द बिगेस्ट थिंग।
तो ये और वही बच्चे, और ये इनमें से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो आप ही की तरह थे, ये जो बच्चे ऐसा कहते थे कि सर इंग्लिश तो हमारी वीक है, पता नहीं इंग्लिश में क्या होगा, हमारा फिजिक्स और मैथ्स में तो हम अच्छा कर जाएंगे, लेकिन एयरफोर्स नेवी का एग्जाम हमें डर है इंग्लिश का। और वही बच्चे सबसे अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ बच्चे, ज्यादातर जो बच्चे रहते हैं और जो रह जाते हैं, जो फेलियर हैं, जो बच्चे रह जाते हैं, वो भी सिर्फ इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में लगभग 90 बच्चे हमारे यहाँ से क्वालिफाई करते हैं। इनफैक्ट 90+ ही बच्चे हैं जो इंग्लिश में क्वालिफाई मार्क्स लेके आते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, बट वो कहीं ना कहीं किसी और सब्जेक्ट में या कुछ फाइनल मेरिट में या कहीं ना कहीं वो रह जाते हैं। ठीक है, तो आपको इंग्लिश की इस चीज में टेंशन नहीं लेनी है। इस चीज की हम गारंटी देते हैं आपको कि इसको सबसे आसान सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने प्रूव करेंगे, और आपको लगेगा भी, और आप अच्छे मार्क्स खुद गेन करोगे जब भी आप इंग्लिश को आगे करोगे। ठीक है, तो अब हम इंग्लिश को पढ़ने की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश को हम 3 पार्ट्स में, थ्री पार्ट्स में क्वालिफाई करके इसको हम पढ़ते हैं। 3 पार्ट्स में हमने इसको कैसे क्वालिफाई किया, इसका जो हम फर्स्ट पार्ट के रूप में पढ़ते हैं वो हम देखते हैं कि इसकी बेसिक ग्रामर, इसकी बेसिक ग्रामर। जब हम इसका सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं तो थोड़ी सी एडवांस ग्रामर आ जाती है। कौन सी? एडवांस ग्रामर। ध्यान से समझना, बहुत बड़ा टफ नहीं, बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा समझना ध्यान से। ठीक है, हम तीसरे पार्ट की इसकी बात करते हैं तो वोकैब वाला पार्ट आता है। 3 पार्ट्स में इसको समझेंगे। अब ये नहीं है कि आपको ये लगे कि सर हमारे पास बुक्स हैं या हम बुक्स जो पढ़ रहे हैं या किसी बुक्स में इस टाइप से तो क्वालिफाई उसको मतलब क्लासिफाई नहीं कर रखा। कहीं भी ऐसा वर्गीकरण या ऐसा क्लासिफिकेशन मैंने नहीं देखा है कि इंग्लिश को 3 इस टाइप से 3 पार्ट्स में बांटा हो। ये जरूरी नहीं है, ये टीचर पर डिपेंड करता है कि आपको बच्चों को समझाने के क्या तरीके हैं। तो मेरा अपना तरीका मैं आपको बता रहा हूं, मैं 3 पार्ट्स में बांट के आपको पढ़ाऊंगा। आपको भी इसी तरीके से समझना है। चीजें वही है, कंटेंट्स वही है, टॉपिक्स वही है, बस हर किसी का पढ़ाने का अपना तरीका होता है। हमारा तरीका जो है हम इस तरीके से आपको समझाएंगे। तो बेसिक ग्रामर में हम उन टॉपिक्स को, उन कंटेंट्स को लेके चलते हैं जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, बेसिक्स हैं, जो बहुत से आम से टॉपिक हैं जो आप शायद 5th 6th ग्रामर 6th क्लास से आपकी शुरुआत हो जाती है तो आप वहां भी पढ़ते हैं, जैसे कि टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, आर्टिकल्स हैं, ठीक है, डिटरमाइनर्स है। तो इनको हमने बेसिक इसलिए कहा कि ये बेसिक चीजें हैं जो आपने स्कूलिंग में, आपने जब भी स्कूलिंग की थी या स्कूलिंग आप करके अभी पूरे हुए हैं तो आपने पढ़े हैं। आपने 6th में भी, 7th में भी, 8th में भी, 9th में भी, 10th में भी, इनफैक्ट 11th में भी ये वाली ग्रामर का पार्ट पढ़ते हैं। 12th में राइटिंग पोर्शन आ जाता है, 12th में ये पार्ट नहीं होता। वहाँ पर आर्टिकल, नोटिस और पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें राइटिंग पोर्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं बेसिक्स, इसलिए हमने इसे बेसिक ग्रामर का नाम दे दिया। अब हम एडवांस की बात करते हैं। एडवांस का मीन्स इससे थोड़ा सा एडवांस। अब इस एडवांस ग्रामर में जो हम पढ़ेंगे उसमें वो कंटेंट्स या वो टॉपिक आएंगे जो कुछ बच्चों ने हो सकता है पढ़े हो, मैक्सिमम बच्चों ने वो नहीं पढ़े होते। मैक्सिमम बच्चों ने नहीं पढ़े होते, हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़े हों। तो हम इसकी जब भी बात करेंगे तो हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि आपकी एडवांस ग्रामर में क्या आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टॉपिक आते हैं आपके। कितने टॉपिक आते हैं? 8 टॉपिक। तो कौन कौन से 8 टॉपिक आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में? नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, वर्ब आती है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ऑलराइट, 1 2 3। तो 8 टॉपिक्स, 8 कंटेंट्स हैं जो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, ये हमें पढ़ने हैं। इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब देखिए यहां पे मैं आपको बता देता हूं,
ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, जो ये नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो ये टॉपिक्स हैं ये जनरली एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव की बात करते हैं। जो नाउन टॉपिक है ये एक बेसिक टॉपिक है, मींस ये जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो टॉपिक है इनको अच्छे से समझने के लिए आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा। इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, ये कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। अगर आपके ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो ये टॉपिक अच्छे से आपके समझ में नहीं आ सकते। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं वर्ब की, ये जो एडवर्ब वाला टॉपिक है ये भी वर्ब से समझ में आएगा आपके अच्छे से, है ना। तो जब भी आप वर्ब को अच्छे से समझ लोगे, इसके क्लासिफिकेशंस पढ़ लोगे, जितने भी होते हैं वर्ब के, जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारी चीजें पढ़ लोगे, इसके यूजेज और इसके जो रिलेटेड जो भी रूल्स बनते हैं वो सारी चीजें आप देख लोगे, तो आपके एडवर्ब्स जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कहीं ना कहीं एक दूसरे से चीजें जुड़ी होती हैं, कोरिलेट करती हैं, है ना। तो ये जैसे प्रोनाउन एडजेक्टिव नाउन से कोरिलेट करते हैं, इनको समझने के लिए आपको नाउन को अच्छे से समझ में आना जरूरी है। ऐसे ही एडवर्ब को अच्छे से समझ में आने के लिए आपको वर्ब को अच्छे से समझ में आना जरूरी है। हालांकि जो एडवर्ब टॉपिक है इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, द वर्ड विच क्वालिफाइज द वर्ब। आप कहीं ना कहीं इसको पढ़ते होंगे, ऐसा कोई शब्द जो वर्ब को क्वालिफाई करता है या ऐसा कोई शब्द जो वर्ब की विशेषता बताता है, उस शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, यानी कि एडवर्ब। यहां एडजेक्टिव है, इसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज द वर्ड विच क्वालिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसा शब्द है जो नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि संज्ञा, नाउन, सर्वनाम यानी प्रोनाउन, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण, एडजेक्टिव। ठीक है, ऑलराइट। क्रिया विशेषण, विशेषण। एडजेक्टिव क्वालिफाइज द नाउन एंड प्रोनाउन, बट एडवर्ब क्वालिफाइज द वर्ब। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप लोग नहीं जानते, आपको ध्यान रखना है उस चीज को, क्या है कि एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई नहीं करते, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी 8 टॉपिक्स को क्वालिफाई करते हैं। यानी कि जो एडवर्ब है वो आपके नाउन को भी क्वालिफाई करेगी, प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करेगी, एडवर्ब आपके एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगी, एडवर्ब आपके वर्ब को भी और खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है, और प्रपोजिशन और कंजंक्शन यानी कि इन सभी की विशेषता बताती है। इन सभी की विशेषता बताती है क्रिया विशेषण। लेकिन इसका नाम पड़ा क्रिया विशेषण, इसलिए आप सिर्फ इसे क्रिया से जोड़ के चलते हो कि सिर्फ क्रिया की विशेषता बताती होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टॉपिक्स हैं, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन और प्रपोजिशन। आपको पता है प्रपोजिशन क्या होते हैं, आप भी जानते हो। कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन जो है ये 2 क्लोजेस को जोड़ने वाले होते हैं, जिनको हिंदी में संयोजक बोलते हैं। 2 क्लोजेस को आपस में जोड़ते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन होते हैं जो सडन एक्सप्रेशंस दर्शाते हैं, सडन सॉरो, सडन जॉय, सडन एक्सप्रेशन जो हमारे होते हैं, सडन सरप्राइज है, अचानक से कुछ एक्सप्रेशंस जो हमारे होते हैं उनको दर्शाते हैं इंटरजेक्शन। ग्रामेटिकली हम पढ़ते हैं एग्जाम्स के, अगर हम एग्जाम्स के रिगार्डिंग बात करें तो एग्जाम आपके जो भी एयरफोर्स का हो चाहे नेवी का हो, इंटरजेक्शन से क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाते। या एग्जाम आपके किसी भी एग्जाम में, सिर्फ एयरफोर्स नेवी की बात नहीं कर रहा, आपको कभी भी किसी भी एसएससी की तैयारी करनी हो, हाई कोर्ट की तैयारी करनी हो, आप पटवारी में भी, इंग्लिश सारी किसी में भी, तो इंटरजेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं इनसे, लेकिन हम सारे टॉपिक क्लियर करके पढ़ेंगे। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते कि इस चीज पे आपके दिमाग में चीज रहे। आप ये मत समझना कि हम इसको नहीं पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, सारे कंटेंट जो भी हम लिखा रहे हैं सारी चीज पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब हम बात करते हैं वोकैब की। वोकैब जो है आपका वो शब्दकोश, वोकैब, ठीक है ना। वोकैबुलरी यानी कि आपकी जो शब्दावली है उसको वोकैबुलरी बोलते हैं। एक वर्ड और होता है, अगर आप जानते हो तो एक वर्ड और होता है जिसे हम बोलते हैं डिक्शनरी। क्या बोलते हैं? डिक्शनरी। डिक्शनरी और वोकैबुलरी, इसको हिंदी में हम बोलते हैं शब्दकोश।
और इसको हम बोलते हैं शब्दावली, है ना, दोनों डिफरेंट है। डिक्शनरी इज द बुक विच कंटेंट्स या विच कंटेंट्स द वर्ड्स विद देयर एक्सप्लेनेशन, विद देयर क्वालिफिकेशंस, जो भी हैं उनकी, ठीक है, विद देयर जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन है, जो भी डेफिनेशन है, और जो भी उसके फॉर्म्स हैं। कोई भी वर्ड है जो डिक्शनरी में दिया हुआ है, वो दिया हुआ होगा कि वो एडजेक्टिव है, वो नाउन है या वो प्रोनाउन है। वो एडजेक्टिव है, उसके हिंदी में अर्थ क्या क्या होते हैं, उसके डेफिनेशंस विद एग्जांपल आपको दिया हुआ। बट वोकैबुलरी इज नॉट अ बुक, आपको ध्यान रखना है। डिक्शनरी इज द बुक विच कंटेन्स द वर्ड्स with their definitions, with their classifications, with their examples, but vocabulary is not the book. vocabulary आपकी शब्दावली है, और vocabulary यानी कि जिस भी लैंग्वेज में आप जो भी वर्ड्स को यूज करते हो वो उस लैंग्वेज की vocabulary है। और आप ये समझते हो कि हर लैंग्वेज की vocabulary कुछ जगहों पे कुछ दूरी पर बदलती जाती है। आपकी जो लैंग्वेज है, आप किसी लैंग्वेज में कोई भी वस्तु है उसका कुछ अलग नाम है, लेकिन दूसरी जगह पर आप जाते हो तो उनकी लैंग्वेज में उसी वस्तु का कुछ और नाम होगा। वो डिक्शनरी नहीं है, वो वोकैबुलरी है, वो उस लैंग्वेज की वोकैबुलरी। हर लैंग्वेज की अपनी वोकैबुलरी होती है, हर लैंग्वेज की, चाहे लैंग्वेज इंग्लिश हो, चाहे लोकल लैंग्वेज हो। आपके लोकल भी लैंग्वेज होती हैं, जैसे हमारे राजस्थान में है, हमारी राजस्थानी लैंग्वेज है। राजस्थानी लैंग्वेज में मान लीजिए किसी चीज का कुछ नाम है, तो अगर आप किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहां की लैंग्वेज में उसी चीज का कुछ और नाम होगा। चीज वही है, बस नाम अलग है, क्योंकि वो उस लैंग्वेज की वोकैब के रूप से नाम है, और हमारी राजस्थानी लैंग्वेज की वोकैब का नाम है। तो हर लैंग्वेज की अपनी वोकैब होती है। तो लैंग्वेज वोकैबुलरी जो है वो एक अलग चीज है, डिक्शनरी एक अलग। डिक्शनरी तो एक किताब है जिसमें शब्दों का संग्रह होता है, उनके डेफिनेशंस और उनके यूजेस और एग्जांपल्स के साथ साथ होता है, उनके फॉर्म्स दर्शाए गए होते हैं, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। लेकिन वोकैबुलरी एक शब्दावली है जो अपनी हर लैंग्वेज की एक शब्दावली होती है, ठीक है ना। तो अपन जो वोकैबुलरी में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हमारे जो एग्जाम्स में वोकैबुलरी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज की वोकैबुलरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया ना हर लैंग्वेज की अलग वोकैबुलरी होती है, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज की वोकैबुलरी की बात कर रहे हैं। तो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की वोकैबुलरी में एग्जामिनर हमसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जामिनर हमसे सिनोनिम्स के क्वेश्चन पूछ सकता है। सिनोनिम्स यानी समानार्थी, कोई भी ऐसा वर्ड जो गिवन है, क्वेश्चंस में गिवन होगा कोई वर्ड, ठीक है, नीचे उसके ऑप्शंस होंगे और अब हमसे कहा जाएगा कि विच वन हैज द सिमिलर मीनिंग, कौन सा इनमें से चारों में से है जो गिवन वर्ड के जैसी ही मीनिंग रखता है, समानार्थी शब्द। एंटोनिम्स, विपरीत शब्द, अपोजिट, ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड जो मीनिंग में अपोजिट हो, अपोजिट इन मीनिंग, आपको ध्यान रखना है। एंटोनिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपसे पूछे जाएंगे मिसस्पेल्ड। आपको क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपसे कहा जाएगा विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा इनमें से चारों में से सही से स्पेल्ड किया गया है। या आपसे पूछा जाएगा विच वन इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी कि वहां पे आपको 3 की जो है सही स्पेलिंग दी जाएगी, 1 की गलत दी जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा चारों में से है जिसकी स्पेलिंग गलत है, या 3 की गलत दे दी जाएगी, 1 की सही दे दी जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा है जिसकी सही है। तो आपको यानी कि स्पेलिंग याद होने चाहिए वर्ड की। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग कंफ्यूज होती है, जैसे लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग, कर्नल की स्पेलिंग, नेवर की स्पेलिंग। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग्स में हम कंफ्यूज होते हैं, हमें ये नहीं पता रहता नेवर में क्या आना चाहिए, पड़ोसी वाला। लेफ्टिनेंट में क्या आना चाहिए, एफ आता है तो हम एफ लगा देते हैं, एफ का प्रोनाउंस होता है, एफ लगा देते हैं, हालांकि उसमें एफ नहीं आता है। कर्नल में क्या जो आपके होता है उसमें क्या आना चाहिए, कर्नल हम बोलते हैं, आर्मी में जैसे पोस्ट होती है उसमें आर आता ही नहीं है, हम प्रोनाउंस में तो आर बोलते हैं, नहीं आता है उसकी स्पेलिंग में, ठीक है ना। वो मैं आपको सारी स्पेलिंग सख्त बताऊंगा, सारी चीजें। अभी सिर्फ आपको एक हिंट बता रहा हूँ कि इस तरह से आपसे पूछे जाती हैं। इसके लिए मैक्सिमम वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, उनकी स्पेलिंग्स आपको पता होने चाहिए। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, आप इंग्लिश रीडिंग करते हो, उससे आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होती है। आपको वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, वोकैब स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, ठीक है। मिसस्पेल्ड के साथ साथ आपके इडियम्स और फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस की हम बात करते हैं। तो आपसे इडियम्स और फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
ठीक है। इसके कोई भी फ्रेज दी गई होगी उसका अर्थ आपसे पूछ लिया जाएगा, नीचे गिवन ऑप्शंस होंगे, कौन सा करेक्टली सही है उसको हिसाब से हम पढ़ाएंगे जब आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके अच्छे से। उसके अलावा वन वर्ड्स है, आपसे वन वर्ड्स पूछे जा सकते हैं। वन वर्ड्स मींस ग्रुप ऑफ वर्ड्स और द सेंटेंस के लिए कोई भी वन वर्ड, ठीक है, कोई भी वर्ड है जो उस सेंटेंस का पूरा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का पूरा एक अर्थ बताता है, ठीक है। वन वर्ड्स यानी कि हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं उसको, यानी कि एक शब्द से उसको स्थानांतरित कर देना, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसके लिए एक शब्द यूज करना, ठीक है ना। इस टाइप से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है थोड़ा सा। तो हमने इंग्लिश को 3 पार्ट्स में बांट के, यानी कि 3 पार्ट्स में इसको हमने क्लासिफाई करके आपको समझाया और हमें इसी हिसाब से समझना है। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा सर बहुत सारे टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, बहुत से बच्चे होते हैं ना जिन्होंने कुछ इंग्लिश पहले पढ़ी हो या इंग्लिश पहले थोड़ा बहुत देखा हो, तो सर आपने तो डिग्रीज की बात नहीं करी, आपने जेंडर की बात नहीं करी, आपने तो अपोजिट की बात नहीं करी, आपने तो केसेस की बात नहीं करी, आपने तो जैसे रिमूविंग ऑफ ट्रू इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने तो इसकी भी बात नहीं करी, सर आपने कई सारे टॉपिक्स की आपने बात ही नहीं करी। हम आपसे कह रहे हैं हो सकता है स्किप हो गया, माइंड से कुछ रह गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपिक मैंने आपको पढ़ाऊंगा जब भी टॉपिक कंटेंट्स वाइज हम पढ़ेंगे एक एक तो, लेकिन जो चीजें आपके दिमाग में आ रही है मैक्सिमम चीजें इन्हीं चीजों में मर्ज करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बात करते हो जेंडर की, जेंडर चेंज करना, ठीक है, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, जैसे आपको चेंज करना है जो भी जेंडर, ठीक है, क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं उससे। तो वो जेंडर जो होते हैं वो नाउन के ही होते हैं और किसी के नहीं होते, वो नाउन के ही जेंडर होते हैं, तो हम नाउन्स में ही पढ़ेंगे उसको जब जेंडर ही नाउन। कभी आपने पढ़ा टेंस के या नरेशन के, वॉइस के या वर्ब के या प्रपोजिशन के जेंडर होते नहीं होते, जेंडर होते ही नाउन के हैं, तो हम उसको नाउन में ही पढ़ेंगे। जो चीज जहां पढ़नी चाहिए हम उसको वहीं पढ़ेंगे। केसेस नाउन के होते हैं तो हम केस को भी नाउन में पढ़ेंगे, जेंडर भी नाउन के होते हैं, केस भी नाउन के होते हैं, इसमें पढ़ेंगे। नंबर्स यानी वचन, एक वचन बहुवचन, वो भी नाउन्स में पढ़ेंगे, नाउन्स के ही होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप कह रहे हो सर डिग्रीज और होती हैं, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। डिग्रीज हमने एडजेक्टिव की होती है, डिग्रीज पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो हम एडजेक्टिव में ही पढ़ेंगे डिग्रीज। एडवर्ब की भी डिग्रीज होती हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिग्रीज एडजेक्टिव की हैं, ठीक है। एडवर्ब की भी होती है, हम एडवर्ब में पढ़ेंगे एडवर्ब वाली को, ठीक है। तो ये चीज आप है, ये तो आपको सोचना ही नहीं है कि ऐसा कोई टॉपिक या कोई कंटेंट आपका बचेगा जो किसी भी, सिर्फ डिफेंस एयरफोर्स नेवी नहीं, आपके डिफेंस एयरफोर्स नेवी, इनफैक्ट आपका एसएससी, बैंक, पटवारी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको हर एग्जाम्स में सेम कंटेंट, सेम टॉपिक्स मिलेंगे और सारे टॉपिक्स मैं आपको क्लियर करके पढ़ाऊंगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके आपको हाई लेवल तक चलना है। आपको एक एक कंटेंट को क्लियरिटी से समझना है। आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर ये चीज हमें दोबारा समझा दी जाए, या इस चीज में मुझे ये क्वेरी है या चीज है। जो भी आपके दिमाग में क्वेरी है, कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी चीज हो, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। आपकी जो भी मन की जो क्वेरी है, आपके मन में जो बात है, उस बात को आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपकी बात का जरूर, हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपका हर सॉल्यूशन आपके सामने निकाल के दें। अब हम अगली क्लास में एक टॉपिक लेके पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या तो हम बेसिक ग्रामर का टॉपिक लेके स्टार्ट कर देंगे, कोई भी एक टॉपिक स्टार्टिंग से, लेकिन हम स्टार्ट ऐसे करेंगे कि बेसिक टॉपिक लेके, जिससे अगले अगले टॉपिक जुड़ते चले जाएं और अच्छे से समझ में आते चले जाएं, ठीक है ना, एक सिस्टमैटिक तरीके से। ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए मैं नरेशन पहले पढ़ाने लग गया, आपको पता है बिना टेंस समझे नरेशन आप नहीं समझ सकते डायरेक्ट, नहीं, सिस्टमैटिक तरीके से स्टार्ट करेंगे। चाहे हम बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करें चाहे एडवांस से, पढ़ेंगे सारे कंटेंट, सारे टॉपिक्स, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टार्ट करके आपको चलेंगे, जिससे आगे की चीजें आपके लिए आसान होती चली जाए, ठीक है ना। इंग्लिश में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको फिर गारंटी कह रहा हूं, फिर दावे के साथ कह रहा हूं कि आप भी आउट ऑफ 20, जैसे किसी भी एग्जाम्स में 20 में से 25 में से आप मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हो, और आपको भी इंग्लिश एक आसान लगेगी जैसे बाकी बच्चों को लगती है। जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं, जितने भी बच्चे हमसे इंग्लिश पढ़ते हैं, सारे बच्चे इंग्लिश से मोर देन इनफ गेन करके जाते हैं, मोर देन इनफ यहां से उनको मिलता है, और वो इनफैक्ट लाइफ में उनके बहुत काम आती है इंग्लिश। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अगर उनको जाना हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना हो, हर जगह आपके काम आती है, और इनफैक्ट सारी चीजें आपको क्लियरिटी से मिलेगी आपको यहाँ पे। आपको बस एक एक चीज को ध्यान से समझना है। हाँ, साथ साथ में जो भी टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे, आप उनका नोट्स जरूर बनाते जाना एक रजिस्टर में। जैसे मैं आपको जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को आप वहाँ थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें, रोक दें, और उन चीजों को रजिस्टर में उतार लें, फिर आगे बढ़ें, आप उनको समझें। समझ के आप अगर चाहें कोई चीज नहीं समझ में आई तो दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करके दोबारा से उसको आप देखें अच्छे से, और अपने एक
फेयर रजिस्टर लेके उसमें आपको उसका नोट्स बना लें, एक एक चीज़ों को क्लियरिटी से लिख लें, वो आपके बाद में भी काम आएगा सारी चीज़ें। और अगर कोई क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार की, हम आप बाउंडेशन नहीं कर रहे आपको बुक्स की या किसी भी चीज़ की, आप कोई भी बुक्स आप पढ़ सकते हैं किसी भी बुक से, सारे रूल्स और ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूंगा एक एक टॉपिक क्लियर करके। मैं कहूँगा कि आपसे आप किसी भी बुक की एक्सरसाइज या किसी भी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर नहीं होते हैं पहली चीज़ तो सारे क्वेश्चंस किसी भी बुक से सॉल्व करोगे आपको मिल जाएंगे उनके आंसर्स हमारे पढ़ाए तरीके से ही। जैसे एक टॉपिक मैंने पढ़ाया, इस टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस किसी भी बुक से आप पढ़ोगे आप सॉल्व करो 100% सॉल्व हो जाएंगे। बाय द वे एक या दो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, कोई चीज़ रह जाती है तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, विद एक्सप्लेनेशन उसको समझाएंगे, सिर्फ आंसर नहीं बताएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे क्यों आया, कैसे आया और क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों आना चाहिए। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टॉपिक के साथ। थैंक यू।